भैया बहनों, वंदे मातरम। कक्षा 6 की विज्ञान विषय की पुस्तक निकालिए और इसमें पेज नंबर 13 पर दाईं ओर जो पैराग्राफ है बूझ और पहली का, उसके नीचे देखिए। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में यानी थोड़ी मात्रा में होती है। अल्प का मतलब थोड़ी। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को चित्र 2.10 में दिखाया गया है। अधिकांश यानी ज़्यादातर खाद्य पदार्थों में यानी खाने की चीज़ों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने भी सारणी 2.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है, यानी चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक मात्रा में है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे जो सलाद से और अंकुरित अनाज से मिलते हैं। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी दूसरा नाम है आहारी रेशे का रुक्षांश। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताज़े फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है, यानी यह भी एक भाग है उसका, और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह रुक्षांश से हमें लाभ है। पेज नंबर 14 पर देखिए। बाईं ओर ऊपर, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। क्रियाकलाप 3, एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? हाँ, होते हैं। जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करिए। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त यानी इसके अलावा कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। 2.3, संतुलित आहार। ये क्या होता है? जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हों, ऐसे भोजन को संतुलित आहार या संतुलित भोजन कहते हैं। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उपस्थित उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप ये भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय यानी कम खर्चे में, व्यय का मतलब खर्च में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट न हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? पहली ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं और क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता है? छिलका उतार कर
यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? बूझों ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त यानी इनमें अधिक से अधिक वसा थी भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप जो सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। यानी वसायुक्त भोजन हम तली हुई चीज़ें खाएंगे, घी तेल का ज़्यादा उपयोग करेंगे तो मोटापे की बीमारी हो जाएगी। 2.4 अभावजन्य रोग, यानी पोषक तत्व की कमी भोजन में अगर है तो यह हमें ऐसा भोजन करने से हमारे जो बीमारी होगी उसको अभावजन्य रोग कहते हैं। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से यानी उसकी कमी से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, यानी उसका बढ़ना रुक जाएगा। अवरुद्ध का मतलब चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पैचिस आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियाँ हो सकती है। इनमें से कुछ सारणी 2.3 में दर्शाए गए हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। निष्कर्ष, इस अध्याय में हमने स्वयं से जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। अब एक सारणी दी हुई है, उसको ध्यान से देखिए। सारणी 2.3 विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण यानी उनकी कमी के कारण होने वाले कुछ रोग और विकार। विटामिन और खनिज का नाम, दूसरे भाग में अभावजन्य रोग या विकार, तीसरा है लक्षण, यानी जो चीज़ हमें शरीर में कमी नज़र आएगी वो लक्षण में आ गई। विटामिन ए, क्षीणता, दृष्टिहीनता। लक्षण है कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे, रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन B1, बेरी, दुर्बल पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी, स्कर्वी, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। विटामिन डी, रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम, अस्थियाँ और दंतक्षय, कमज़ोर अस्थियाँ, दंतक्षय। आयोडीन, घेंगा, गोइटर, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता, लोह, अरक्तता और कमजोरी। इस प्रकार ये पाठ हमारा समाप्त हुआ और इसमें जो पाठ के बाद सारांश दिया है उसको ध्यान से पढ़िए और प्रमुख शब्द हैं उन सब के मैंने आपको अर्थ बता दिए हैं। पाठ ध्यान से पढ़ेंगे और जो मैंने कार्य दिया उसे ध्यान से करेंगे। अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।